सो हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और आज हम बात करेंगे कि हमने जो अभी तक पढ़ा है कि पोलराइजेशन कितने तरह से कर सकते हैं। तो जिसमें पहला हमने पढ़ा था कि बाय रिफ्लेक्शन हम कर सकते हैं पोलराइजेशन, मतलब कि अनपोलराइज्ड वे है, हमारी कोई रे है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोलराइज्ड के अंदर। अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड हमने पढ़ा था कि जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है कि हम रिफ्रैक्शन से कैसे करते हैं, पाइल्स ऑफ प्लेट मेथड यूज करके, कि बहुत सारी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की हम प्लेट्स लगा देंगे, उसके बाद हम यहाँ से इमिट करेंगे कोई अनपोलराइज्ड लाइट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या निकलेगी, हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकलेगी। 100% नहीं होती है, कुछ परसेंट वो निकलती, 90%, 99%। तो उसकी एफिशिएंसी का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, लेक्चर नंबर 5 देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमने मेथड्स पढ़ लिए थे, बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, हाउ टू प्रोड्यूस द प्लेन पोलराइज्ड लाइट और द पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम द अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। नाउ विल डिस्कस अवर थर्ड मेथड, दैट इज बाय डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है। So in this method we'll discuss how we will able to produce the polarized light from unpolarized light, ठीक है। तो ये हम अभी सीख रहे हैं कि किस तरह से पोलराइज लाइट हम बना रहे हैं। तो बेसिकली डबल रिफ्रैक्शन होता क्या है, जब कोई अनपोलराइज लाइट की बीम आती है हमारे पास, ठीक है, इनपुट में आती है अनपोलराइज्ड अनपोलराइज लाइट है, जो वो हम इनपुट में लेते हैं, उसके बाद हम उसको किसी मीडियम पे डालते हैं, किसी क्रिस्टल, एक्चुअली बेसिकली क्रिस्टल यूज करेंगे, उस पर डालते हैं। उसके बाद वो क्या होगी कि वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। जब हम किसी क्रिस्टल पे कोई अनपोलराइज लाइट डालेंगे, उसके बाद वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो उस केस में क्या होता है ना कि दो रेज निकलती हैं, एक इधर की तरफ निकल गई है, एक रे इधर की तरफ निकल गई, ठीक है। तो ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, इसी को बोलते हैं क्या, डबल रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इनटू टू रिफ्रैक्टेड बीम्स, दैट इज कॉल्ड एज डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है। समझ में आया। इसकी डेफिनेशन तो आएगी नहीं पेपर में, आपको बस ये याद रखना है, कोई अनपोलराइज्ड लाइट आती है, उसके बाद वो जब वो दो रेज के अंदर स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, देन इट विल बी कॉल्ड एज डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसकी हम थोड़ी सी फिगर देखते हैं किस तरह से, मतलब किसके अंदर होता है। तो देखिए, जो डबल रिफ्रैक्शन होता है उसके अंदर बेसिकली कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं कि वो वेव्स को बीच में से स्प्लिट कर सकते हैं। तो उसके अंदर एक आता है अपना कैल्साइट क्रिस्टल, ठीक है। एक अपना जो क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज हो गया। एक हमारा जैसे कि होता है टर्मलाइन, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड क्रिस्टल है। ये लोग क्या करते हैं, ये मतलब कि स्प्लिट करते हैं हमारी रेज को, ठीक है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे इसका वो होता है अरेंजमेंट, ठीक है। ये इस तरह से हो गया है। अब क्या करते हैं कि इस पे ये कोई क्रिस्टल है, मान के चल लीजिए, इसको मान लेते हैं कैल्साइट क्रिस्टल, ओके। सो इस पे क्या होगा कि जब इसका कुछ एक ऑप्टिकली एक्सिस होगा अपना खुद का, मान लेते हैं इसका ऑप्टिकल एक्सिस कुछ ऐसा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आफ्टर अब इसमें देखते हैं कि कोई इसके ऊपर कोई रे आती है, ठीक है। ये रे कैसी है, अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड है मतलब कि क्या होगा, इसमें कुछ इसके इस प्लेन में भी कंपोनेंट्स है, साथ ही साथ कुछ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी होंगे इसके अंदर, इसकी इंटेंसिटी के, ठीक है। मान लेते हैं वो कंपोनेंट्स ये हैं, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट का तो आप समझते हैं क्या होती है। तो ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन ए क्रिस्टल, दैट इज द कैल्साइट क्रिस्टल। उसके बाद क्या होगा कि ये जो रे है ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। इसको इससे बनाता हूं ब्लैक से ही। ये क्या होगी, यहाँ आने के बाद में एक रे तो ये चली जाएगी, उसके बाद एक रे जो होगी
ये रे। तो ये जो रे है हमारी, ये है ई रे, इसको बोलते हैं ओ रे। ठीक है, नाम इनके काफी अटपटे से है, ई रे ओ रे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये जब दोनों स्प्लिट होती हैं तो अब ये क्या हो जाती है, पोलराइज्ड लाइट हो जाती हैं। तो इसको मान लेते हैं ये वाला इसमें चला गया होगा, जो हमारे पैरेलल है इस प्लेन के, वो वाले सारे के सारे कंपोनेंट्स इसमें चले गए होंगे। ठीक है, डायग्राम भी यार काफी मेहनत लगती है। ठीक है, इस वाले में क्या होगा कि जो हमारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं इस रे के, वो इधर की तरफ आ गए होंगे, लाइक दिस। ये देखो इधर आ गया और ये इधर आ गया। ठीक है, इधर से भी वो आगे भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक ऑप्टिकली एक्सिसाइज्ड कैल्साइट क्रिस्टल का उस पर कुछ अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंटिंग, एंड आफ्टर दैट दिस विल बी स्प्लिटेड इन टू रेज, वन इज ई रे, सेकेंड इज ओ रे। वन जो ई रे है हमारी, इसमें क्या हो रहा है कि जो पैरेलल कंपोनेंट्स है वो चले गए, इसमें सारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ट्रांसमिट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में ये कुछ एंगल बना रहे होंगे, यहां से कुछ थीटा फाई जो भी है बना रहे होंगे, क्योंकि आपस में इनका कुछ एंगल होगा ही। अब हम बात करते हैं कि हमें एक्चुअली क्या था, बेसिकली पोलराइज लाइट बनाना, तो ये भी एक पोलराइज लाइट हमें प्राप्त हुई है, एक ये प्राप्त हो गई है। ठीक है, सो हमें दो जो रेज थी वो इसमें मिलती हैं, तो यही बेसिकली ये जो हमारा कैल्साइट क्रिस्टल होता है ये इस डबल रिफ्रैक्शन में काम आता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ये दोनों जो रेज है ना इनकी प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, अनपोलराइज लाइट। ठीक है, समझ जाना आप। अब जो ई रे होती है, ई रे, और एक होती है ओ रे। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ई रे का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ओ रे होती है ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी रे मीन्स क्या है कि ये बिल्कुल कॉमन है, तो ये क्या करती है, जो हमारे लो है रिफ्रैक्शन, उसको क्या करती है, फॉलो करती है। ऑर्डिनरी रे जो होती है वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारी जो ऑर्डिनरी रे है उसका ज्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है उसका कम होता है, मतलब कि इसका ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो जो वेलोसिटी है वो हमारी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है इसकी ज्यादा होती है, और वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे की क्या होती है, सॉरी न्यू लिख दिया यार, वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे की क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पता चली है। साथ ही साथ में इन दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों की दोनों जो निकलती है ना, ई एंड ओ बोथ, ये बोथ क्या होती है, प्लेन पोलराइज लाइट होती है, पीपीएल। ठीक है, दोनों ही जब देखो यहाँ भी प्लेन पोलराइज लाइट निकल रही है, एक प्लेन में जा रही है ना, इस प्लेन के पैरेलली जा रही है ई रे, और ओ रे इसके परपेंडिकुलर जा रही है इस तरह से। ठीक है, तो दोनों जो रेज है बोथ आर प्लेन पोलराइज लाइट। एक और प्रॉपर्टी आती है इसकी, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ई रे एंड ओ रे, इनका जो वाइब्रेशन का जो मीडियम है, वाइब्रेशन का जो प्लेन है, देयर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, मीन्स कि जो ई रे जा रही है वो इधर है, इस प्लेन में है ई रे, हमारे जो बोर्ड का प्लेन है इसमें दिख रहा है ना ऐसे, इस प्लेन में। ओ रे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या एंगल हो गए, 90 डिग्री। सो ई रे एंड ओ रे बोथ आर 90 डिग्री एंगल्स पे होती हैं जहां पे ये वाइब्रेट करती हैं। तो देखो इस पे आपके वैसे सवाल आ सकते हैं जो मतलब कि थ्योरेटिकल होते हैं ना बेसिकली, तो इसमें आ सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है ई रे का, ओ रे का, वो बताना आपको, उनकी वेलोसिटी, साथ ही साथ में उनके बारे में पूछ सकते हैं कि दोनों प्लेन पोलराइज लाइट होती है या नहीं होती है।
पूछ सकते हैं कि जो ई रे या ओ रे होती है उनके बीच में जो प्लेन का जो एंगल होता है वो कितना होता है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो आप बता सकते हो आराम से ये सब पढ़ने के बाद में। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं, कुछ इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। बात करते हैं कि इसके दो स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, स्पेशल केसेस देख लेते हैं। तो जिसके अंदर क्या है स्पेशल केसेस में, पहली चीज, फर्स्ट थिंग क्या है, व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल, ये पैरेलल को बना रहा हूं मैं ऐसे सिंबल, पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, पहला केस है कि जब हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, सो इन दैट केस वी कैन सी बाय द फिगर, ऑप्टिकल एक्सिस मान लेते ये है, और हमारी जो अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, ठीक है, अरे कैसे बना दी लाइट, ये ऐसे है और यहाँ भी है, ठीक है, कंपोनेंट्स इसके, ठीक है, इस तरह से ही आ रही है। तो ये क्या होगी, इन दैट केस इन्होंने बताया ऑब्जर्वेशन के बाद में कि ये आपस में स्प्लिट नहीं होंगी। मतलब जब इंसिडेंट रे है वो हमारी पैरेलल है ऑप्टिकल एक्सिस के, इन दैट केस क्या होगा, याद रखना हमेशा, जो हमारी रे है वो डू नॉट स्प्लिट। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, साथ ही साथ में क्या होगा कि स्पीड ऑफ ओ रे एंड ई रे क्या होंगे, सेम। स्पीड, सॉरी, डायरेक्शन भी लिख सकते हैं इसमें, डायरेक्शन एंड स्पीड। ठीक है, तो इसमें दो चीजें याद रखनी है, पहली तो ये रे स्प्लिट नहीं होगी, दूसरी चीज इनकी डायरेक्शन जो होगी ओ रे एंड ई रे दोनों की सेम होगी। जब कोई रे स्प्लिट ही नहीं हो रही है, मतलब कि यहां से ई रे और ओ रे जो है इसके अंदर मिक्स होके आ रही है ऑलरेडी, यहां पे भी वो आगे निकल जाएंगे, इसे पता ही नहीं चलेगा दो रेज है, मतलब कि दोनों एक डायरेक्शन में जा रही है, एक स्पीड से जा रही है, तभी तो स्प्लिट नहीं हो पा रही है। सो समझ में आ गया पहला केस। ठीक है, ये आपको थ्योरेटिकली कुछ पूछा जा सकता है इसमें, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब उसके बाद दूसरा इसका केस देखते हैं हम, व्हेन इंसिडेंट रे जो है परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस, ये है इसका सेकंड केस। ठीक है, उस केस में क्या होगा, इस तरह से कुछ आएंगी हमारी रेज, ये ऑप्टिकल एक्सिस हो गया है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर मतलब कि इस तरह से ये 90 डिग्री एंगल पे आएगी इंसिडेंट रे, ये है अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इसके बाद आने के बाद भी बताया गया कि ये जो रे होती है जो निकलेगी हमारी, ये कैसी रहेगी, एक सिंगल रे ही रहेगी। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, ओ रे भी रहेगी और ई रे भी, दोनों मिक्स रहेंगी, ओ प्लस ई। तो इस केस में भी क्या होता है कि जो रे होती है हमारी डू नॉट स्प्लिट, रे हमारी स्प्लिट नहीं होती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज में क्या रहेगी कि जो ये रेज रहेंगी ना, इनकी डायरेक्शन तो सेम होगी, मतलब जो हमारी ओ रे है एंड ई रे है, ओ एंड ई, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन तीसरी चीज क्या होगी, स्पीड जो रहेगी ना वो याद रखना कि डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो जब हमारी इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस, इन दैट केस द रे विल नॉट बी स्प्लिट एंड एज वेल एज द डायरेक्शन of the both E ray and the O ray will be same and the speed of the E ray and O ray will not be same। तो आपको ये सिंपल सा याद रखना है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, स्पेशल केसेस थे उसके बारे में आपको बता दिया है। अब इसमें बात करते हैं हम निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, ठीक है, निकोल प्रिज्म के बारे में, ये भी किस पे वो करता है, ये डबल रिफ्रैक्शन पे ही मतलब वर्क करता है। डबल रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे ही ये वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है निकोल प्रिज्म के अंदर, इसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं।
इसमें कैल्साइट क्रिस्टल जो होता है उसको यूज करते हैं। ठीक है, ये कर दिया है कैल्साइट क्रिस्टल। थोड़ा बड़ा बना दो, बड़े की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कैल्साइट क्रिस्टल है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है कि इसका जो ये वाला एंगल होता है, ये होता है 68 डिग्री। ये वाला एंगल जो होता है ये भी 68 ही हो जाएगा पैरेललोग्राम। ये एंगल जो होता है इसका दैट विल बी 112 डिग्री। याद रखना, पिछली बार फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म के एंगल पूछे थे, तो इस बार हो सकता है निकोल प्रिज्म, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इनके एंगल 60 डिग्री एंड 112 डिग्री, 112 डिग्री। देन आफ्टर इसमें क्या होता है कि सेम चीज होगी, इंसिडेंट कोई रे हमारी आएगी दैट विल बी अनपोलराइज्ड लाइट या रे। ठीक है, अनपोलराइज्ड है ये। इसका एक जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर है इधर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा कि जब ये इधर इंसिडेंट होगी तो सेम डबल रिफ्रैक्शन पे काम कर रही है। मतलब क्या होगा, ये कुछ ऑप्टिकल एक्सिस होगा इस सिस्टम का, ये यहाँ पे सीधी निकलेगी एक तो। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी ई रे, और एक होगी जो यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट होगी इधर से इस डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे हम क्या, ओ रे। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन में देखो एक चीज और होती है जो थोड़ी अलग होती है। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा निकोल प्रिज्म है इसके अंदर एक मटेरियल लगा देते हैं, इसकी थोड़ी सी लेप कर देते हैं, मटेरियल की पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, ये जो मटेरियल है ये क्या है, कनाडा ब्लास्म। ठीक है, इसमें कनाडा ब्लास्म एक मटेरियल है जिसकी पॉलिशिंग कर दी जाती है। उससे क्या होता है ना कि ये रिफ्लेक्ट कर देता है इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है इसका, यहां से आके ये यहां निकल जाएगी। ये क्या है हमारी और ये इस तरह की थी, इधर से निकली ऐसे, और ये जो रहेगी ये वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर था इसमें आया होगा, यहां से ये निकल जाएगी। ठीक है, मतलब कि क्या होता है फाइनली जो हमें इसमें रिजल्टेंट एक वेव निकलेगी हमारी या फिर रे निकलेगी, वो कौन सी रहेगी हमारी, ई रे। ये रहेगी हमारी फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट में ई रे निकलेगी। ओ रे जो रहेगी ये क्या होता है, इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है कनाडा ब्लास्म की वजह से, जिसकी वजह से ओ रे जो होती है हमारी वो क्या होती है, बाहर नहीं जा पाती, वो अंदर ही उसके अंदर उसको दूसरी डायरेक्शन में उसको वो कर दिया जाता है। ठीक है, डाइवर्ट। लेकिन जो ई रे होती है वो हमारी निकलती है, ये कैसी होती है, प्लेन पोलराइज्ड होती है। ये भी प्लेन पोलराइज्ड ही थी, लेकिन इसको हम नहीं निकालते, इसको निकालते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है निकोल प्रिज्म होता है, डबल रिफ्रैक्शन मेथड पे काम करता है। अनपोलराइज्ड जो हमारी लाइट है वो आती है, डबल रिफ्रैक्शन मतलब है कि वो स्प्लिट होती है, उसके बाद कनाडा ब्लास्म से एक जो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ओ रे जो होती है वो हमारी निकल जाती है, एंड ई रे जो होती है हमें फाइनली मिल जाती है। इसके एंगल्स होते हैं 68 डिग्री, 112 डिग्री। आपको याद रखना है, इतना सा ही है निकोल प्रिज्म, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पूछ लेते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, या फिर पूछ लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा मतलब कि फिनोमिना काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपका आंसर में आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में थ्योरेटिकल सवाल में आने के चांसेस है, इससे ज्यादा इसमें से कुछ आने के चांस भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जो फोर्थ मेथड है जिससे कि हम प्लेन पोलराइज लाइट हम बना सकते हैं। वो कौन सा मेथड है, डाइक्रोइज्म है। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी क्रिस्टल के ऊपर अनपोलराइज लाइट को डालते हैं, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जब उस क्रिस्टल पे आएगी तो सेम उस केस में ये क्या करता है ना, ये भी डबल रिफ्रैक्शन पे तो काम करता है, ये दो वेव्स इसमें बनती है। लेकिन साथ ही साथ में ये जो क्रिस्टल है इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो सेकंड रे होती है हमारी ओ रे, फर्स्ट रे हो गई ये ई रे, ठीक है, ये ई रे हो गई हमारी, सेकंड हो गई है ओ रे। ये क्या करता है कि इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसके अंदर एक्चुअली हम कैल्साइट और जो हमारा होता है ना क्वार्ट्ज, उसके बजाय हम इसमें यूज करते हैं टर्मोलाइन। ठीक है, मतलब इसके अंदर हम टर्मोलाइन क्रिस्टल यूज करेंगे, एंड इफ विल यूज द टर्मोलाइन सिस्टम दैट
system that substance having the property that it will completely absorb the O-ray, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है O-ray को, तो हमें क्या मिलती है, E-ray मिल जाती है, ये अनपोलराइज्ड लाइट कोई जब आती है तब, ठीक है, तो ये मिल जाती है। तो ये जो सिस्टम होता है, ये जो प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन ऑफ द O-ray, किसी रे को एब्जॉर्ब करने की, एक रे को बाहर निकालने की, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइक्रोइजन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है कि कोई हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट आती है, उसके बाद वो किसी क्रिस्टल पे आती है, क्रिस्टल कौन सा है, टर्मेलाइन, ठीक है, आपसे नाम पूछ सकते हैं इसका कि डाइक्रोइजन प्रॉपर्टी में से कौन सा जो है वो अच्छे से शो करेगा, तो आपको ऑप्शन दे देंगे, कैल्साइट दे देंगे, क्वार्ट्ज दे देंगे, तीसरा दे देंगे टर्मेलाइन दे देंगे, चौथा कोई और दे देंगे, तो उसमें टर्मेलाइन आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में जो हमारी E-ray है, ये कैसी होगी, हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये हमें मिलनी थी तो ये मिल चुकी है, बस इतना सा है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, पढ़ते हैं जो लास्ट मेथड है पोलराइज्ड लाइट बनाने का, वो है पांचवा मेथड हमारा, दैट विल बी बाय स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटरिंग से हम पोलराइजेशन कैसे बनाते हैं, पोलराइज्ड लाइट कैसे बनाते हैं वो देखिए। जैसे कि हमारे कोई क्लाउड्स हैं, ठीक है, इसके अंदर ये बहुत ही, मतलब इसमें क्या होते हैं, अल्ट्रा माइक्रो पार्टिकल्स, ठीक है। आपको पता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स में क्या होते हैं, हमारे स्मोक, डस्ट, ये सब चीजें होती है, उसकी वजह से बहुत ही अल्ट्रा माइक्रो लेवल के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, जब हमारी कोई लाइट आती है, ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है, सूर्य से आ रही है, सन से, दैट अनपोलराइज्ड लाइट इनकी वजह से, जब इन पार्टिकल्स के साथ इसका जो वो होता है टकराव, उसकी वजह से क्या होता है कि ये इसका पोलराइजेशन हो जाता है बहुत सारी दिशाओं में, ठीक है। इधर की तरफ कुछ कंपोनेंट आएंगे, इसके कुछ ये वाले डॉट वाले कंपोनेंट इधर आ गए, एक कंपोनेंट ये आ गए इधर, ठीक है, इस तरह से इसमें कोई एक डॉट वाला कंपोनेंट आ गया, तो इस तरह से सभी दिशाओं के अंदर इधर उधर, ये तो मैंने तीन ही बनाया, काफी दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। तो जब कोई लाइट आती है अनपोलराइज्ड लाइट सन से या कहीं से भी, उसके बाद वो जब सभी दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है स्कैटरिंग की वजह से, तो ये जो लाइट्स हमारी बनती हैं लगभग क्या होती हैं, लगभग 90% कैसी होती हैं, पोलराइज्ड होती हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है कि ये जो है ना, जो फिनोमेना है हमारा स्कैटरिंग का, इसका देखो फिजिकली सिग्निफिकेंस कहां हम देखने को देखते हैं ना, तो जो स्कैटरिंग है आप देख सकते हो कि जब कोई हमारा सुबह सूरज उगता है एट द टाइम ऑफ सनराइज, उस टाइम पे क्या होता है कि सन कैसा रहता है, सन का कलर रेड, हमें आसपास उसके चारों तरफ थोड़ा रेड रेड दिखता है, ठीक है, किसकी वजह से, वो स्कैटरिंग की वजह से होता है। दूसरा जो होता है, हमें जो स्काई जो होता है ना, स्काई वो कैसा दिखता है, ब्लू, वो किसकी वजह से दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग होती है अल्ट्रा माइक्रो पार्टिकल्स की वजह से, दैट्स व्हाई द कलर ऑफ अवर स्काई इज ब्लू, ठीक है। तो इससे जो लाइट बनती है वो लगभग पार्शियली पोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक है। बस इतना सा आपको जानना था, ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। लगभग जो ये टॉपिक है आपका खत्म हो गया। रिजोल्यूशन पावर इसके अंदर बची हुई है, रिजोल्यूशन पावर हम उसके लिए मैं एक लेक्चर ले लूंगा। लगभग ये टॉपिक खत्म हो गया। इसमें तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो इसके अंदर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑन द वेव ऑप्टिक्स में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जिनमें पहला है कि ई रे एंड ओ रे ट्रेवल्स विद द सेम वेलोसिटी अलोंग विद, मींस ई रे और ओ रे आपको पता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे एंड ऑर्डिनरी रे, ये ट्रेवल करती है अलोंग विद द ऑप्टिकल एक्सिस और परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस, जिसके अंदर मतलब क्या होना चाहिए कि विद द सेम वेलोसिटी। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था, तो आप इसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं कि किस वेलोसिटी, मतलब सेम वेलोसिटी के साथ ये कैसे ट्रेवल करेंगी, कि इनकी वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज द फिनोमेना ऑफ सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड,
जो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डबल रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डाइक्रोइज्म और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सीधा सीधा उसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डाइक्रोइज्म प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि ए टिप ऑफ निडल डज नॉट गिव शार्प इमेज ऑफ स्क्रीन ड्यू टू। एक जो स्क्रीन होता है हमारा, उसके ऊपर हमारी निडल की यदि हम इमेज लेते हैं तो शार्प नहीं आती, थोड़ी धुंधली टाइप की आती है। तो वो क्यों होता है ऐसा? तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? डिफ्रैक्शन होगा उसका आंसर। ठीक है। तो इस तरह के छोटे मोटे सवाल भी आते हैं पेपर में, आपने देखा होगा 2018, 16, 15 में ऐसे सवाल पूछे गए। ये एक्चुअली एप्लीकेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड एप्लीकेशन लेवल। तो ये एप्लीकेशन है उसका कि हम उसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं हमारी आज की जो लाइफ चल रही है उसके अंदर। तो आपको ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका इसमें काफी पोर्शन मैंने कवर कर दिया है वेव ऑप्टिक्स का। एक रिजोल्यूशन पावर बची हुई है, उसके लिए भी मैं एक थोड़ा लेक्चर बनाऊंगा, टाइम मिलेगा तब। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग धीरे धीरे सब कुछ समझ गए होंगे क्या है हमारे जो ये टॉपिक है। इतना जो इसको हम डिफिकल्ट समझते थे, आपको लगभग ये अभी फिलहाल 90% तक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। जो मैंने पढ़ाया आपने ढंग से पढ़ लिया, तो मुझे लगता नहीं है कोई सवाल आपका गलत होगा। ठीक है। आपको पूरा ढंग से पढ़ना है। और मॉडर्न फिजिक्स के लिए काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़ाइए, तो उसके लिए मेरा यही है कि आप एक बार बता दीजिए मॉडर्न फिजिक्स आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं या फिर मैं वो चीज पढ़ाऊं कि जो मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको मुश्किल से समझ में आएगी, मतलब डिफिकल्टी होगी। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में एनसीईआरटी से लगभग 70% कवर होने वाला है। 30% क्वेश्चन है, 30 से 40% बाहर से आएंगे, बाकी 70% मुझे लगता है एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स जो एटीसी वाले पूछते हैं ना। तो उसके अंदर आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, तो उससे आपके कवर होगा। यदि उसमें आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं अपना जो नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा मॉडर्न फिजिक्स पे, तो उसमें आप बताइए कि मैं जो अपने जो बीएससी लेवल, इंजीनियरिंग लेवल का उन टॉपिक्स के बनाऊं या फिर मतलब शुरू से पढ़ाना स्टार्ट करूं। क्योंकि शुरू से पढ़ाने में क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आप अपना फीडबैक कमेंट में दीजिए, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं सभी लोग मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।